सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सप्लेन लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब लेंज लॉ जो होता है पूरी तरह से फॉलो करता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो देखिए, आप ये तो बात सब लोग जानते हैं प्रीवियस क्लासेस से कि कंजर्व लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये है कि वो कहता है कि हम एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। अब यहाँ भी वही बात हमको एक्सप्लेन करना है। जब हम लेंज एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे थे, तो हमने एक बात देखी कि वो पोल बना लेती है कॉइल, उस अपने फेस पे पोल बनाती है, तो या तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है या रिपल्शन फोर्स होता है। तो उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। तो वो वर्क जो होता है वही एनर्जी, वर्क भी एक एनर्जी है, वही एनर्जी उस कॉइल में क्या होती है? इंड्यूस्ड करंट के रूप में प्रोड्यूस होती है, अपीयर होती है। तो ये बात हमको यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है और कैसे हम उनको इस चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट में बताएँगे कि जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो किस तरीके से एनर्जी बनी है और हम जब कब मैग्नेट को बाहर निकाल रहे हैं तो किस तरह से एनर्जी का फॉर्म चेंज हुआ है। सो लेंज लॉ इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ कुछ और नहीं, वो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक फॉर्म है। इट कैन बी एक्सप्लेन, जिसको हम समझा सकते हैं। व्हेन एन पोल ऑफ मैग्नेट मूव्स टुवर्ड कॉइल, जब मैग्नेट का एन पोल कॉइल की तरफ मूव करता है, then according to Lenz law, the face of coil becomes n pole as a result of repulsion force acts between them. डेफिनेटली जब हम ले जा रहे थे एन पोल को अंदर, कॉइल के अंदर ले जा रहे थे। देखिए, ये सपोज ये कॉइल है और ये एन पोल को अंदर ले जा रहे थे, तो वो क्या कर रही है? खुद ही अपने आप को एन पोल बना रही है। एन पोल बना रही है तो ये एन पोल आ ही रहा है, तो इस एन पोल और इसके एन पोल के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। ये रिपल्शन होगा जो इसको धक्का देगा, अंदर आने को अलाउ नहीं करेगा। अब ये अलाउ नहीं करेगा तो हम फोर्सफुली क्या करेंगे? वर्क करेंगे और उसको इंसर्ट कर देंगे। ये जो हमने वर्क किया है, जो फोर्स लगा के इसको अंदर हमने भेजा है, यही जो है मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में उसके अंदर कन्वर्ट होगा इंड्यूस्ड करंट के रूप में। तो व्हेन एन पोल ऑफ मैग्नेट मूव्स टुवर्ड द कॉइल, देन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, फेस ऑफ कॉइल बिकम एन पोल एज अ रिजल्ट ऑफ रिपल्शन फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम। उनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा। अगेंस्ट दिस रिपल्शन फोर्स, और उस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट, मतलब देखिए, वो कॉइल जो थी उसने क्या करा? खुद को एन पोल बना लिया जब एन पोल को हम अंदर ला रहे थे। तो यहाँ तो रिपल्शन फोर्स लग ही रहा है, एक दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा है, और उस रिपल्शन अगेंस्ट द रिपल्शन फोर्स वर्क इज डन टू ब्रिंग मैग्नेट नियर कॉइल। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं ताकि उसको हम उस कॉइल के पास में या उस लूप के पास में ला सकें। सो दिस वर्क, मैकेनिकल एनर्जी इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। और यहीं पे क्या हो रहा है कि कॉइल के अंदर जो है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है और इसी कारण गैल्वेनोमीटर में क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन आ रहा है। मतलब ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ कि देखिए, कौन सा एनर्जी का फॉर्म इस करंट को बना रहा है? वो एनर्जी आपने खुद की है, आपने खुद प्रोड्यूस की थी, आपने वर्क के फॉर्म में वो एनर्जी को दी थी। तो वर्क के फॉर्म में जो एनर्जी दी थी, वो मैकेनिकल एनर्जी थी जो आपने इसको फोर्सफुली अंदर करवाया था। वही किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई है? इंड्यूस्ड करंट के फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी काहे में कन्वर्ट हो रही है? इंड्यूस्ड करंट में कन्वर्ट हो रही है। अब हम दूसरे पॉइंट को देखें कि जब हम एन पोल को दूर ले जाते हैं, व्हेन एन पोल ऑफ मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल। अब उस कॉइल से हम, ये एन है और उससे हम मैग्नेट के एन पोल को दूर ले जा रहे हैं, तो कॉइल क्या होगी? अब वो एन थी, उसके बजाय वो क्या बना लेगी अपने आप को? एस, क्योंकि आप एन को दूर ले जा रहे हैं और वो इस बात को अपोज कर रही है, तो वो एन और एस को अट्रैक्ट करेगी, मतलब एस बन के उस पोल को खींचेगी। तो अब फिर वो हमें मैग्नेट को दूर ले जाने से रोकेगी। अब हमें रोकेगी तो हमें क्या करना है? हमें वर्क करना है और उसको आगे ले जाना है, उससे दूर ले जाना है। तो दूर ले जाने के लिए हम वर्क करेंगे। वर्क के थ्रू कौन-सी मैकेनिकल एनर्जी होगी? ये मैकेनिकल एनर्जी फिर से उस कॉइल के अंदर या उस लूप के अंदर इंड्यूस्ड करंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। सो when n pole of magnet moves away from the coil, then according to Lenz law, face of coil become s pole। वो क्या बन जाएगा? s pole बन जाएगा। and as a result of attraction force acts between them। और इसको आप और अच्छे से कवर करना चाहते हैं ना, तो मैंने प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ ले, तो आपको ये बात बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो अट्रैक्शन फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा और इस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे और वो वर्क ही क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और जिससे हमें गैल्वेनोमीटर में क्या मिलने लगेगा? डिफ्लेक्शन मिलने लगेगा। लेकिन ये डिफ्लेक्शन एन को इंसर्ट करते समय मिले हुए डिफ्लेक्शन से
ठीक अपोज़िट डायरेक्शन में होगा। मतलब एन को जब इंसर्ट कर रहे थे तो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिल रहा था, अब हम एन को दूर ले जा रहे हैं, तो इस बार भी डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन वो ठीक अपोज़िट डायरेक्शन में होगा। Thus Lenz law is similar to the law of conservation of energy। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेंज लॉ जो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, उसी के जैसा होता है। एक बात और खास कि लेंज लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर एन ओपन सर्किट। लेंज लॉ केवल क्लोज सर्किट के लिए नहीं है। देखिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर लॉ भी है जो केवल क्लोज सर्किट के लिए होते हैं, लेकिन लेंज लॉ क्लोज सर्किट में भी एप्लीकेबल है और ओपन सर्किट में भी एप्लीकेबल है। द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड अक्रॉस ओपन एंड्स ऑफ द सर्किट। और यहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्किट है तो भी कॉइल के जो दोनों सिरे हैं, कॉइल के दोनों सिरे पर, क्योंकि सर्किट हमारा क्लोज नहीं है, तो उसके दोनों सिरे पे इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बनेगा। मतलब यहाँ पर करंट की जो है डायरेक्शन भी हमें मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ये दोनों चीजें समझ ली। हमने लेंज लॉ को पहले ही समझ लिया था, लेकिन आज हमने ये समझा कि लेंज लॉ किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था। मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा।